तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, ठीक है। 3 पार्ट में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस, सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम समझ चुके थे, कंडक्टेंस में हम बेसिक और जो कोलराउस लॉ था उसकी और जो एप्लीकेशन थी वो कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारे पास आता है आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इससे पहले का अगर आप नहीं पढ़े तो आपको एक्चुअली करना क्या, कंसेप्ट क्लियर करने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन जब पूछता है तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी डीप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका होता है आपको हर एक छोटी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हर बेसिक से बेसिक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ कैसे हम कर सकते हैं, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और जब थ्योरेटिकल करते हो तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कहीं थ्योरेटिकल आपको एग्जाम देना हो तो वहाँ पे होता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना अलग चीज़ होती है और थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ होती है, ठीक है। दैट तभी कंपटीशन एग्जाम क्रैक होते हैं, जब आपकी एकदम हर चीज़ आपको क्लियर होती है कि इसका मतलब ये होता है और ये ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए, उन आगे का बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ थी, हमने 5 एप्लीकेशंस देखी थी। इसके बाद हमारे पास आता है आयनिक स्ट्रेंथ। अब आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास हम बात किस में कर रहे हैं, हम सारी कहानी एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक सेल है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोड है और मेनली तो बात चलती है इस सॉल्यूशन की, ठीक है। जो मेनली जो बात चलती है इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस, तो मेन हमारी बात एक्चुअली, चलो ठीक है हमारे पास सेल है, हम पहले इसको कवर कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को एक्चुअली, ठीक है। इसका भी रोल है इलेक्ट्रोड का, पर हम मोस्टली हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम आयनिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आयन की स्ट्रेंथ, आयन की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इसमें होगी, मतलब उतना ही इसकी कंडक्टेंस होगी। आयन की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही इसकी कंडक्टेंस होगी, जितना अच्छा होगा, मजबूत होगा, जितने फ्रीली मूव कर पाएंगे, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे तो उतनी ही ज़्यादा उसमें कंडक्टेंस होगी, कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और जितना कम होगा उतना कम होगा। तो ये उसी चीज़ के बारे में बताता है। तो ये बताता है कि हम किसी भी, हमें कंपाउंड दिया गया है, आयंस दिया गया है, तो उसकी हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या आयनिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालें, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है आयनिक स्ट्रेंथ 1/2, ये मोलर कंडक्टेंस, मोल, ठीक है, मोलर, ये चार्ज ऑन आयन का स्क्वायर प्लस M2 Z2 का मतलब चार्ज ऑन स्क्वायर प्लस चलते जाओ जितने भी हैं, ठीक है। इससे हमारी आयनिक स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है। ये हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ है, ये हमें आयनिक स्ट्रेंथ है, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन मान सकते हो, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। अगर मोल में दिया तो मोलरिटी, अगर ग्राम में दिया है तो नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन। और ये है चार्ज ऑन आयन, ठीक है, चार्ज ऑन आयन। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 समेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसका हम समेशन टाइप, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो वो फॉर्मूला। अब इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड की हमें दिया गया है या इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमारे पास दिया गया है उसकी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl को हम जो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, Cl पे माइनस चार्ज होता है, इस पे +1, ठीक है, हमारे पास आ गया, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं M है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी M होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी M होगी। चार्ज देख लेते हैं, चार्ज ऑन आयन, इस पे कितना है +1, इस पे भी कितना है 1, ठीक है, मतलब नेगेटिव ये यूज नहीं करेंगे, इस पे 1 है तो इस पे 1 है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपने 1/2 M1 Z1 स्क्वायर M2 Z2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। M इसका कितना दिया गया है, M दिया गया है, Z कितना दिया गया, 1 दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस M दिया गया है, और Z कितना 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 1/2 M 2M। तो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ क्या निकल के आ गई,
m। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई भी हमारे पास इस टाइप का हो कि 1:1 रेशियो में हो, 1:1 मतलब इस रेशियो में हो, 1:1 में, देखो 1:1 में ही, ठीक है। तो इस टाइप का कितना भी कोई भी कंपाउंड हो ना, उसका ये निकल गया कि उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी कंसंट्रेशन दिए हो वो वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमें 0.5 दी है तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी 0.5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास हुआ इसमें फर्स्ट एग्जांपल। इसमें सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक और कंपाउंड, किस ये माइनस चार्ज है, 2 माइनस तो 2 प्लस, तो Ca+2+2Cl-, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं m है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी m होगी। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसकी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 2m हो जाएगी। यहाँ पे 3Cl होता, 4Cl होता है, 2 होता, इसकी स्टोइकियोमेट्री से इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है। चार्ज देख लेते हैं, इस पे 2 है और उस पे 1 है, लगा देते हैं। इसमें भी आयनिक स्ट्रेंथ क्या था हमारे पास, ये आयनिक स्ट्रेंथ 1/2, m1 हमारे पास m है, Z1 का स्क्वायर मतलब 2 2 4 प्लस m2 हमारे पास 2m है और Z2 हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 4m 2m 6m, तो ये हमारे पास हो गया 3m। तो इसका मतलब है कि किसी भी अगर इस रेशियो में हो 1, देखो 1 और 2, तो 1:2 रेशियो में हो या 2:1 में रेशियो में हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है तो उसमें क्या करना है, उसकी अगर कंसंट्रेशन मान लो, इसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.4 मान लो मोलर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ गई। इसका मतलब है ये रेशियो है ना, अगर आप ये निकाल लोगे तो इस रेशियो से आप डायरेक्ट, आपको अगर ये ध्यान में है, अगर आपको ये ध्यान में है तो आप डायरेक्ट किसी की भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस पे चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चार्ज ऑन आयन कंपाउंड, इसको डिसोशिएट करो, बाद में तो हो गया, बाद में तो बस सिंपल है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। इसको डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो कि इस रेशो के लिए क्या यूज होता है, 1 रेशो के लिए डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन रख दो, किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। तो हम इसी रेशो को देख लेते हैं, तो हम कुछ देख लेते हैं, टेबल टाइप बना लेते हैं और देख लेते हैं कि उनका हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ किस रेशियो में आता है, ठीक है। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन होते हैं हमारे पास, जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट होते हैं जिन स्टोइकियोमेट्री में, तो वही देख लेते हैं हम, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरफ चार्ज रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन दी गई है और बाद में इसकी आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम चार्ज रेशियो मान लेते, एक हमारे पास ये आया था, एक हमारे पास ये आया था, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक आप ये भी कर सकते हो, एक आप ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, और एक आप इस टाइप से भी। वैसे तो आप कितने निकाल लो, किसी भी रेशियो को निकाल, अब वो फॉर्मूले वैल्यू पुट करो तो किसी भी रेशियो आ जाएगा। लेकिन जितने भी उस 1:1 रेशियो के जितने भी कंपाउंड है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, 1:2 रेशियो के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट, सबकी वैल्यू वैसे वही आएगी, ठीक है। तो इसको हम एक डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास 3:2 रेशियो, और भी आगे बढ़ा सकते हो, 3:3 रेशियो, 4:3 रेशियो, जितने भी कंपाउंड हमारे टूटे हैं, जितने ब्रेक हो, तो आगे बढ़ा सकते हो आयनिक स्ट्रेंथ के थ्रू से, ठीक है। कंसंट्रेशन सबकी मान लो हमें x दी है, ठीक है, वो तो क्यों लेना अपने को, तो सबकी कंसंट्रेशन हमारे पास x है। ये हमारे पास क्या आया था, इस तो डायरेक्ट ही कंसंट्रेशन आया था, तो इसकी तो हम कंसंट्रेशन डायरेक्ट रख सकते हैं, m ही तो आया था, तो डायरेक्ट जो NaCl था उसकी जो कंसंट्रेशन डायरेक्ट पुट कर दूं, आयनिक स्ट्रेंथ आ गई। इसका क्या रेशियो आया था मेरे पास 3m, तो हम कंसंट्रेशन को x मान रहे हैं तो 3x हो गया। 2:2 इसका जो रेशियो आता है, इसका जो रेशियो आता है 4x आता, 4 कंसंट्रेशन मतलब 4 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन आता है 2:2 रेशियो में। अगर कोई कंपाउंड हो 1:3 रेशियो में
या 3:1 रेशो में, जैसे AlCl3, तो 1:3 रेशो में 3:1 रेशो में हो तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर 2:3 रेशो में 3:2 रेशो में दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, उसकी कंसंट्रेशन, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाती है। तो मोस्टली हमें इसी, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखें और उनको डिसोशिएट करेंगे, मतलब उनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उनको देखेंगे अलग से, तो लगभग ये रेशियो आता है। मोस्ट कॉमन हमारे पास जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मोस्ट कॉमन ही होते हैं, दैट्स वाई हम इनके देख लेते हैं। बाकी आप उस फॉर्मूले से बाकी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए नॉर्मल एक टेबल मान लो आप। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, इनको देख लेते हैं तो आपके क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे थे, ठीक है। इनकी हमें आयनिक स्ट्रेंथ पूछी है और ये हमें दिया गया है। आयनिक स्ट्रेंथ अगर हमें दिया है तो हमें 2 चीज़ों को पता होना चाहिए कि ये कितने में डिसोशिएट होगा, ठीक है, ये कितने में डिसोशिएट होगा, और कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, नॉर्मलिटी में हो चाहे मोलरिटी में हो, कंसंट्रेशन हमें कितनी दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिसोशिएट ये होता है SO4। SO4 हमारे पास कितना चार्ज होता है, -2, 3 है तो -6, तो -6 है तो इस पे भी कितना होगा, एल्यूमिनियम पे भी +6, एक एल्यूमिनियम पे होता है +3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2Al + 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3SO4 -2, ठीक है। हम डिसोशिएट, मतलब रेशियो कौन सा है, 2 और 3, और 2 और 3 के लिए हमारे पास क्या था, I = 15, तो जो भी कंसंट्रेशन दिया उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे आ गई इसकी आयनिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो इसमें हमें अलग अलग दिया गया है, एक ही सॉल्यूशन में हमें अलग अलग दिया गया है कि एक सॉल्यूशन में ही है, तो दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। अगर इसकी आयनिक स्ट्रेंथ देखें तो हमारे पास किस रेशियो में होता है, KCl K + Cl-, तो 1:1 रेशियो में है, तो हमें क्या आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है 1:1 की, ओनली डायरेक्ट कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितनी इसकी होगी, आ गई इसकी आयनिक स्ट्रेंथ। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल बाई लीटर में होती है, ग्राम, ठीक है। अब ग्राम बाई लीटर या मोल बाई लीटर, ठीक है, इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है। अब इसका देख लेते हैं K2SO4 का क्या हो जाएगा, इसमें -2 होता है तो -2, तो ये हो जाएगा किस में स्प्लिट, 2K + SO4 - 2, रेशियो कौन सा है, 2:1 रेशियो है, तो 2:1 रेशियो के लिए हमारे पास क्या आया था 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कहाँ गई इसकी, हाँ 0.2, दोनों को ऐड कर दो, तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे, ठीक है, बेसिक समझ लिया कि उन जो हमने रेशियो निकाला तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जाते हैं जो क्वेश्चन एक्चुअली मेनली पूछ सकता है इन द एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम हमें पूछ सकता है, तो वो देख लेते हैं। तो हमें 100 ml ऑफ 0.7 मोल मोलरिटी CaCl2, 150 ml ऑफ 0.2 कंसंट्रेशन CaCl2 हमें दी है। मतलब अब इसकी आयनिक स्ट्रेंथ पूछी हमें, पर आप ध्यान दो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया कि इतने वॉल्यूम ये है और इतने वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी इसकी दोनों, क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन है और हमें अलग अलग कंडीशन दी गई है, तो दोनों को एड अप करना पड़ेगा, तब जाके इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी, और जब कंसंट्रेशन आएगी तभी उसकी आयनिक स्ट्रेंथ आएगी। तो ओवरऑल हम एक ही सॉल्यूशन है तो हम इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं एक्चुअली। तो चलो हमारे पास एक ऐसे है और हमारे पास एक ही है, ठीक है। अब हमें दे रहा है कि ये 100 ml है, अगर आपने मिक्सिंग कभी कहीं पढ़ी हो तो उसका है ये, और ये 150 ml दे रखा है, इसका दे रखा है 0.7, उसकी जगह 0.2 m कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों को एडअप करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन तो एक ही है, जब सॉल्यूशन एक है तो ये 0.7 है, ये 0.2 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया एक्चुअली, टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम इसका है 250 ml, तो हमने इसका वॉल्यूम देख लिया, टोटल वॉल्यूम। अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है,
तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया, हमें मोल चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, हमें मोल चाहिए। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो हमें वॉल्यूम दिया है और कंसंट्रेशन भी दी है, इसकी कंसंट्रेशन भी दी है, तो मोल, इसको हम m मान लेते हैं, ये v, तो m v, और इसको हम n से शो करते हैं एक्चुअली, ठीक है, इसको हम n से शो करते हैं। तो हमारे पास कितना दिया, 0.7, 100 ml, ml में दिया है, तो हमारे पास जो मोल आएंगे वो भी ml में आएंगे, ठीक है। तो 100, तो आगे 70 मिली मोल, ठीक है, 70 मिली मोल। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास N2 मान लेते हैं, mv कितना दिया है हमारे पास, 0.2, हमें कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.2, वॉल्यूम हमारे पास 150, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 75, आई थिंक 75 आएगा, ठीक है, ml। नहीं 75 नहीं आएगा यार, इसमें 30 आएगा ना, तो 0.3, हाँ 30 ml, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 30 ml, और ये तो 70 ml, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई, और ये हमारे पास इसकी, तो टोटल कितने हो गया, टोटल देखना हमें, क्योंकि हमने मिक्सअप किया है, तो टोटल इसमें कितने मोल हैं, 100 मिली मोल, ठीक है, 100 मिली मोल है। तो बस हमें क्या करना है, कौन सी हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो न्यू कंसंट्रेशन निकालनी है हमें। तो हमें कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, CaCl2, क्योंकि दोनों एक ही के हैं, तो इसलिए हम एडअप कर दें। अगर दोनों अलग अलग हैं, उस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितना है, 100 अपॉन में, अगर कहीं चेंज होता ना ml कहीं लीटर, तो उसको चेंज करना पड़ता, लेकिन हमारे पास ml में दोनों 250, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जितनी भी आए। तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, तो बस कंसंट्रेशन आ गई, तो CaCl2 रेशो क्या होता है, 2:1, 2:1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3x, तो 3 है, ये जो वैल्यू है पुट करो, और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, सिंपल है। दोनों को मिक्सअप, ये ध्यान देना, ये एक ही सॉल्यूशन के अलग अलग सॉल्यूशन के हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। एक ही सॉल्यूशन के हैं, दोनों को एडअप किया, दोनों के मोल निकाले, न्यू कंसंट्रेशन देखी, तो न्यू कंसंट्रेशन के लिए मोल अपॉन वॉल्यूम, न्यू कंसंट्रेशन आ गई, न्यू कंसंट्रेशन, और जब हमारे पास रेशियो क्या है, CaCl2 2:1 रेशियो होता है, तो उसका 3x होता है इसके आने की स्ट्रेंथ, 3 इंटू ये, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ देखो, हमें पहली बात ये नोटिस करना कि सब भी डिफरेंट सॉल्यूशन दे रखे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे, और एक भी मिक्स कर रखा है, और एक भी मिक्स करके उनकी आप आयनिक की स्ट्रेंथ निकालो। देखो अलग अलग दे रखा है सब, ठीक है, हमारे पास सभी डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं एक्चुअली। ये हमारे पास है KNO3 का, और इसका 50 ml ले रखा है, छोटा सा पैक, और इसमें 0.2 कंसंट्रेशन दी है, प्लस हमें अलग से दे रखा है K2SO4 का, और इसका जो पैक बन रहा है 1.5 कंसंट्रेशन है, और 20 ml है ये, प्लस हमारे पास CNO3 इसका दे रखा है। तो ये हमारे पास है, कितना दे रखा है हमें, 0.05 कंसंट्रेशन है, और 30 ml दे रखा है, 3 छोटे छोटे पैक, ठीक है। अब इनको मिक्सअप करना है, एक भी मिक्स कर दो, तो वॉल्यूम से तो कोई खेल नहीं, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, इसका 50 है, इसका 20 है, इसका 30 है, तो ये कितना हो गया, 100 ml। तो वॉल्यूम, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
तो हमें हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया। अब क्या करना है, देखो हमारे पास तीनों डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है, तो तीनों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो आएगी, क्या बोलते हैं मोल्स आएंगे, कंसंट्रेशन आएगी, न्यू कंसंट्रेशन आएगी। हमें इसके डिफरेंट मोल है, इसके डिफरेंट मोल है, तो तीनों को ऐड अप तो नहीं कर सकते हम। तीनों को ऐड करके, तो जैसा मैंने CaCl2 के साथ किया था कि दोनों सॉल्यूशन एक ही थे तो एक में निकाल दिया। अब इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा। हमें टोटल वॉल्यूम तो मिल गया, अब सबकी अलग अलग कंसंट्रेशन आएगी, फिर बाद में लास्ट जाके ऐड अप होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास पहले आती है KNO3 की कंसंट्रेशन। पहले तो इसके मोल निकाल लो, कितने मोल होंगे, कंसंट्रेशन है तो मोल, कंसंट्रेशन से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 50, तो कितना हो गया हमारे पास ये 10 ml में है तो मिलीमोल, वॉल्यूम हमारे पास 100 है, तो ये आ गई हमारे पास KNO3 की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब निकालते हैं हम K2SO4 की। इसमें हमारे पास कितने मोल हैं, वापस मल्टीप्लाई करते हैं, मोल के लिए वॉल्यूम को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम हमारे पास है 20, 1.5, तो ये हो गया 30 और टोटल वॉल्यूम। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन किसकी, CONO3 2 की। अब इसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर हमारे पास आएगी, सबसे पहले वॉल्यूम को कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम ये रहा, कंसंट्रेशन ये रहा, तो 30 × 0.05 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास आ गया। तो ये हम अगर देखें तो 15 समथिंग 1.5 आ गया ना, ये है ना, 30 15 1.5 अपॉन 100। ठीक है, ये निकल के आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सबकी अलग अलग से कंसंट्रेशन आ गई। बस अब अलग अलग से कंसंट्रेशन आ गई तो सबकी आयनिक स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं हम। देखो कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास हमें पहले देखो, हमें एक्चुअली कंसंट्रेशन निकलवा रहा है। ठीक है, बाकी तो इजी है, कंसंट्रेशन ही तो मेन है, तो इन्होंने मिक्सअप करके हमें कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करवाई। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयनिक स्ट्रेंथ किसकी, KNO3 की, फिर आयनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि सबको एडअप कर दो सबकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, K2SO4 प्लस ये हमारे पास हो गया। अब देखो KNO3 ये किस रेशो में टूटेगा, तो इसमें प्लस होता है, ये माइनस, सिंगल 1:1 रेशो में टूटेगा, तो 1:1 रेशो में होता है, क्या होता है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन रखो, जो हमारे पास ये रही 1:1 रेशो में। ठीक है, K2SO4 इस पे -2 होता है तो इस पे +2 आ जाएगा, तो 2:1 रेशो में टूटता है ये। ठीक है, तो ये टूटता है 2:1 रेशो, तो 2:1 रेशो में 3x था, तो मल्टीप्लाई करो 3, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 30/100 प्लस CONO3 2, NO3 पे -1 चार्ज होता है तो 2 हो गया तो -1, और CO के एक के ऊपर ही +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसके एक एटम पे ही +2 चार्ज होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2:1 रेशियो इसका भी, तो 3 × 1.5 × अपॉन 100। सॉल्व कर लो, हमारे पास इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपने दो कंसेप्ट कर लिए कि आपको कोई मिक्सअप सॉल्यूशन दे रखा है आपको, तो अगर मिक्सअप सॉल्यूशन की आपको पूछ ले कि इसकी हमें बताओ कि ये मोल कितने हैं, ठीक है, और इसकी नई न्यू कंसंट्रेशन कितनी आएगी, मोलरिटी पूछ ले, या मोलरिटी को कन्वर्ट करा के नॉर्मेलिटी में पूछ सकता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो वो अगर इसमें हमसे मोलरिटी भी निकलवा सकता है, ठीक है, वो हमसे मोलरिटी भी निकलवा सकता है, और मोलरिटी से ना देखे हमें नॉर्मेलिटी भी पूछ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी के लिए तो हम ये कर देंगे, नॉर्मेलिटी में पता है मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर होता है, तो कैसे भी मिक्सअप दे के पूछ सकता है, और इसके आयनिक स्ट्रेंथ, तो 2-3 कंसेप्ट एक्चुअली इसमें आ गए, ध्यान दो, तो 2-3 कंसेप्ट आ गए, मिक्सअप का आ गया, कंसंट्रेशन का आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया, मोल्स का आ गया, और इसमें हमारे पास अगर मोलरिटी दे तो मोलरिटी,
और नॉर्मेलिटी दी तो नॉर्मेलिटी। तो हमारे 2-3 कंसेप्ट आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें एक लास्ट टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें एक लास्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट मोलैलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इज नीडेड टू हैव द सेम आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 कंसंट्रेशन दी है CA3PO4 ठीक है। जब आपको एक चीज दे के दूसरी चीज को पूछे ना, तो क्या तो वो डिवाइड होता है, ठीक है ना। आपको अगर एक फॉर्मूला दे रखा है और आपको एक चीज की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की पूछ ली, तो क्या तो डिवाइड, कोई फॉर्मूला के तो डिवाइड करके आ जाएगा उसके अंदर। क्योंकि आप देखो जैसे A/B/C/D, तो आपको क्या करता है मोस्टली A पूछ के B वैल्यू दे रखा होता है, C भी होता है, D भी होता है, और आपको A पूछता है, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमें तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी बात ये रखी है कि व्हाट मोलैलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। तो इस पे -2 चार्ज, तो 2:1 रेशियो में होता है, तो 2:1 रेशियो है तो 3 × कंसंट्रेशन। तो मोलैलिटी तो पूछा है एक्चुअली इसने, ठीक है। इक्वल में रख दो यार, जिसका दे रखा है CA3PO4, किस में ब्रेक होता है 3:2 में ब्रेक होता है ये, ठीक है। 3:2 में ब्रेक होता है, तो 3:2 का हमारे पास कितना था 15। x की वैल्यू इसकी दे रखी है हमें, तो 0.1, बस आ गया x। एक की दे रखी दूसरे की निकल जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये इसमें थे हमारे पास लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे दे सकता है बाय मे बी बाई चांस इन द नॉर्मल क्वेश्चन में हमें बेसिक पूछने के लिए दे दे, ठीक है। तो ये हमारा आयनिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आयनिक स्ट्रेंथ में है क्या, कैसे क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम आयनिक मोबिलिटी। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ देख लिया, अब देखते हैं आयनिक मोबिलिटी। इसको म्यू से शो करते हैं। आयनिक मतलब आयन, मोबिलिटी मतलब वो कितनी इजीली मूव करता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर मान लेते हैं वही NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो स्प्लिट हो गया इनटू आयंस, ठीक है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और इसके ऊपर हमने बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, हमने एक पोटेंशियल जनरेट कर रखा है, और यहाँ पर जो Na+ है या Cl- कोई भी आयन ले लो, वो कितना मूव करता है, किस हिसाब से मूव करता है, वो उसकी मोबिलिटी होती है। अगर अच्छी तरह से मूव कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी हाई है। अगर वो इधर बस थोड़ा चलते ही इधर ही बस ढह गया मामला उसका, तो उसकी जो मोबिलिटी है वो लो है, ठीक है। तो दैट मीन्स, तो इसका मतलब कहने का मतलब कि किसी आयन की जो मोबिलिटी है, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इनटू सम पोटेंशियल जो हमने अप्लाई कर रखा है, व्हेन सम पोटेंशियल वी अप्लाई, तो इसका हम मतलब हम कह सकते हैं कि आयनिक मोबिलिटी म्यू लिख दो डायरेक्ट, होगी क्या, कितना जो आयन है उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ आयन। वेलोसिटी क्यों ली, स्पीड क्यों नहीं ली? देखो स्पीड क्या होती है, एक ही स्पीड में चलते रहना, ठीक है। पर वेलोसिटी क्या होती है कि आप चेंज एवरेज निकालना है एक्चुअली। यहां से A से B से पोजीशन पे गए, मतलब अब कोई आयन है तो वो थोड़ा सा जाएगा, फिर किसी से कोलाइड करेगा, किसी से अट्रैक्ट होगा, कहीं से रिपेल होगा, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कभी स्लो कभी फास्ट, कभी एवरेज कभी स्लो कभी फास्ट, तो ऐसी स्पीड रहेगी उसकी। तो इसलिए हम इसकी वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। और कितना पोटेंशियल हमने इसमें दे रखा है, तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो ये हमारे पास आ गया आयनिक मोबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ आयन और पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको हम थोड़ी इसकी यूनिट पे ध्यान दो, वहां वैल्यू पुट करनी होती है। वेलोसिटी ऑफ आयन क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कितना वोल्ट अप्लाई किया कितने एरिया में। बस हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे मीटर, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसे नहीं देगा वो, एक्चुअली में हमें ये टाइम दे देगा, हमें क्या बोलते हैं ये वोल्ट दे देगा और हमसे डिस्टेंस पूछ लेगा, या इसको सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में दे देगा या कोई दूसरी यूनिट में दे देगा, और हमें ये पूछ लेगा या वोल्ट पूछ लेगा। तो ऐसे पूछता है यूनिट में, देखो यूनिट में ध्यान देने वाली बात है। ये हो गया। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है
जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारे पास, ग्रेडियंट है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो बोलता है कि वो क्या होता है कि कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हो सकता है कि हम इसको अलग से निकालें। ठीक है, मतलब एक्चुअली पता होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। तो कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन में कितने बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, इससे हमारा यह आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में आता है, किस में आता है, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए, उससे काफ़ी क्वेश्चन गलत होते हैं एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट तो हमारे पास आयनिक मोबिलिटी निकल के आ जाती है। अब इसके बेस के ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हम देख लेते हैं एक्चुअली, और बाद में इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, हमें देखा कि एक पोटेंशियल ऑफ 0.12 वोल्ट वॉज अप्लाइड टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा है कि 0.12 वोल्ट अप्लाई किया, तो वोल्ट अपॉन मीटर होता है, तो 0.12। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 इलेक्ट्रोड हैं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, तो हमें ये डिस्टेंस दे रखी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल अप्लाई है अपॉन में डिस्टेंस, तो 20 सेंटीमीटर, और हमारे पास किस में थी, मीटर में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 0.2 मीटर। ठीक है, वोल्ट बाई मीटर। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NH4Cl वॉज प्लेस्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एक NH4Cl का सोल्यूशन में डाला जाता है इलेक्ट्रोड की बिटवीन। When NH4 plus ion was found to cover a distance 1.6 मीटर, मतलब ये कह रहा है कि NH4 जो आयन है वो 1.6 सेंटीमीटर चला है। ठीक है, ये है वो इतना चला है 1.6 सेंटीमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किए, बड़ा ही स्लो है। फाइंड आउट आयनिक मोबिलिटी, बस हो गया। क्या था, वेलोसिटी मीटर और वेलोसिटी अपॉन मीटर, कितना वोल्ट अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस पे। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, उसने 1.6 सॉरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में, सॉरी, तो डिस्टेंस से 1.6 इसको चेंज कर लो मीटर में। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो इसको, सेकंड 1 आवर। अब देखो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इसने पूछा है कि सेकंड में, हमें आवर में दिया गया है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा कि हमें इसमें आंसर निकालना है। मीटर में अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हम इसको सेंटीमीटर रख देते, पर ऐसे मीटर में पूछा है और सेकंड में, तो हम इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 हो गया, 1 इंटू 60 इंटू 60, 1 आवर सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास आई थी ये रही, तो मीटर कितना है 0.2 और वोल्ट कितना था 0.12। सॉल्व कर लो, आ जाएगी इसकी आयनिक मोबिलिटी। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट है एक्चुअली। देखो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है कि आयंस कैसे ट्रेवल कर रहे हैं एक्चुअली, कैसे उसकी स्पीड कितनी है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम गैस और लिक्विड फेस की बात करें कि एक हमारे पास गैस फेस है और एक हमारे पास लिक्विड फेस है, तो आयनिक मोबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, किसमें होगी, गैस में, इजीली ट्रैवल कर पाएंगे कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट पॉइंट है जो बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसके ऊपर हमारे ये आयनिक मोबिलिटी कैसे निकालते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम एक आयनिक मोबिलिटी का एक कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 स्टेट होती हैं एक्चुअली, एक एक्वस में होता है, एक मोल्टन स्टेट में होता है। मतलब मान लो कि एक NaCl को हमने वाटर में डाल रखा है तो ये एक्वस हो गया, और NaCl को हमने मेल्ट कर दिया तो कहीं नहीं अपनी जगह पे है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक तरफ ले लें मोल्टन, आयनिक मोबिलिटी का केस बता रहे हैं, बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन फिर बता देते हैं बाई चांस कहीं आ जाए। मोल्टन और ये हो गया एक्वस, हमारे पास क्या होता है, हम ये लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और यही हम एक्वस मीडियम भी यही लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक फ़र्क देखना, साइज़ पता है इंक्रीज होगी, इसकी साइज़, ये इसकी साइज़, ये इसकी साइज़, ये इसकी साइज़ और इसकी साइज़, ठीक, साइज़ इंक्रीज हो रही है। कहीं बीच में इक्वल हो गया तो मत मानना, साइज़ बड़ी हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो आयनिक मोबिलिटी, कोई छोटी चीज़ ज़्यादा फास्ट भागेगी या बड़ी चीज़ ज़्यादा फास्ट भागेगी। यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पर एक तो छुटकू सा है तो बड़ा तेज़ी से इधर उधर से निकल जाएगा ये, और एक बड़ा सा है तो इधर उधर टकराते भिड़ते कहीं से ये निकल ही नहीं पाएगा एक्चुअली। तो जो इसकी स्पीड है वो कम है, मतलब इसकी आयनिक मोबिलिटी कम है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम ऐसे चले तो वेलोसिटी ऑफ आयन की क्या होगी, इंक्रीज, सिंपल, और इसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी और साइज भी, अच्छा मोबिलिटी, अच्छा सॉरी वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी और साइज इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो चलो पता है, मेन कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसमें आते हैं एक्वस में। एक्वस में क्या होता है, एक्वस में सॉल्यूशन बताया था मैंने, ठीक है, सॉल्यूशन को डिस्कस किया था हमने। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी हमने बात की थी। यहाँ पर लिथियम थे, लिथियम प्लस है हमारे पास, तो इसको वाटर चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेता है और इसके साथ एक नॉर्मल वीक वंडरफुल फोर्स की तरह कनेक्ट हो जाता है। तो जब हमारा पास लिथियम इतू सा था ना, तो हाइड्रोजन के कनेक्ट होने से ये इतना बड़ा बन जाता है। तो होता क्या है कि इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास लिथियम जितना छोटा होगा ना, जितना छोटा होगा एटम, उसको इतना इजीली उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, आराम से घेर पाएंगे। छुटकू सा आया तो पानी आराम से घेर पाएगा उसको, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है पहले इतनी थी, इसमें रेडियस हमारे पास ज़्यादा छोटा गया, इतनी रेडियस थी, तो इसकी रेडियस जैसे इसका सॉल्वेशन होता है वैसे इसकी रेडियस इतनी हो जाती है। अब आप उसको पता होना चाहिए सॉल्वेशन वही होता है, डिस्कस किया है हमने इसे, आई थिंक एक दो वीडियो पहले हमने डिस्कस किया उसके ऊपर, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो है कि वाटर, उसको हमारे पास आयन है, उसको वाटर चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। तो ये वीक वंडरफुल उसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो पहले लिथियम इतना सा था इतना हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता जाएंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी आयन की हमारे पास, वैसे वैसे सॉल्वेशन कम होता जाएगा, ठीक है, उसकी रेडियस कम होती जाएगी। दैट मीन्स हम साइज पे बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि जितना जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे ही जो एटम है उसका जो कम घेरेंगे उसको, तो उसकी रेडियस भी कम, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज कम होगी, ठीक है। साइज डिक्रीज होगी तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये एक फ़र्क है। देखो मोल्टन में जब हम एक्वस में बात करते हैं, एक्वस में सॉल्वेशन आ जाता है तो उसकी साइज को इंक्रीज कर देता है आयन की, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, छोटी सी बात है, ज़्यादा डीप कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी एक बात है। लेकिन ये मोल्टन और एक्वस मीडियम में क्या फ़र्क होता है आयंस के ऊपर, वो हमने समझ लिया। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो H+ आयन होते हैं ना और OH- आयन होते हैं, इनकी जो आयनिक मोबिलिटी होती है ना, वो अदर जो आयंस होते हैं, कोई भी आयन उठा के देख लो, उनकी कंपैरिजन में 5 to 10 मोर होती है, मोर देन 5 to 10 स्पीड जो इनकी होती है, कि जो मोबिलिटी होती है औरों की कंपैरिजन 5 to 10 होती है, ठीक है। देखो जैसे कैसे इसके बारे में बताया किसी ने, ग्रोथन्स ने, ग्रोथन्स, ठीक है। जैसे देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो H3O+ ये आयन है, तो ये यहाँ पे जो H है ये नेक्स्ट O से कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये कनेक्ट है, यहाँ से ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये इससे कनेक्ट है, ये एटम यहाँ आ जाएगा, ये एटम यहाँ आ जाएगा, ये एटम यहाँ आ जाएगा। कुछ करना पड़ रहा है इसको, मतलब हाइड्रोजन कहीं जाना पड़ रहा है इसके अंदर। देखो बस ध्यान दो कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन देखो ये H3O+ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये भी ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये भी ऑक्सीजन से कनेक्ट है, चलो हमें पता है, ठीक है।
अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन कहीं मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है हाइड्रोजन, यहाँ से बस यहीं जा रहे हैं, अपने ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैन को नोटिस करोगे ना, तो यहाँ हमें अगर H3O+ है तो यहाँ भी हमें H3O+ मिल जाएगा, जबकि कुछ है ही नहीं, मतलब बस हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक शिफ्ट हुआ तो बाकी शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ H3O+ मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा, देख रहे हो, कुछ हाइड्रोजन कहीं मूव नहीं करना पड़ रहा। सेम केस OH- के साथ आता है इसके अंदर, ठीक है, सेम केस OH- के साथ आता है, उसको भी कहीं मूव नहीं करना पड़ता, बस अपने ऑक्सीजन के पास ले जाते हैं, ठीक है। इस ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो बस एक भी फर्क आया तो सभी में फर्क आएगा, फटाफट होगा। दैट्स वाई इनकी जो स्पीड होती है 5 to 10 मोर देन होती है अदर से, ठीक है। तो एक पॉइंट है ये, ध्यान रखने के लायक है ये पॉइंट, ठीक है। अब हम आयनिक मोबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। इमेजिनेशन का यूज करो, कुछ नहीं है, आयंस है, नीचे से हमने टेम्परेचर दिया, बोनफायर लगा दिया नीचे से, ठीक है। क्या होगा, एनर्जी है, टेम्परेचर है क्या, एनर्जी है, एनर्जी मिलेगी इसको, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती, तो जैसे एनर्जी मिलेगी पगला जाएंगे सारे आयंस, वाह क्या बात है, अब यूज करेंगे, रणवीर सिंह बन जाएंगे, एक्चुअली कहने का मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या है, पगला जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सबकी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो आयंस भी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो मतलब कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इसमें हम अगर एक ध्यान देने वाली बात है कि आयनिक मोबिलिटी है क्या, आयंस की मूवमेंट, जितनी अच्छी मूवमेंट उतनी अच्छा वो मतलब उसकी मोबिलिटी है, मूवमेंट हो रही है आयंस की, इसका मतलब यहाँ पर कंडक्टेंस भी तो हो सकती है, क्योंकि आयंस की मूवमेंट ही तो कंडक्टेंस है एक्चुअली। तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन देख सकते हैं हम, बस यहीं पे एक कनेक्शन देखते हैं हम दोनों के बीच में, कि मोबिलिटी भी मूवमेंट है, मूवमेंट है तो कंडक्टेंस है, तो दोनों में रिलेशन आ सकता है। तो हमारे पास एक है आयनिक मोलर कंडक्टेंस और एक ग्राम इक्विवेलेंट, आयनिक ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये हमारे पास होगी आयनिक कंडक्टेंस, डायरेक्ट ध्यान रखो, ये हमारे पास होगी आयनिक कंडक्टेंस, मोबिलिटी मल्टीप्लाई, इसको हम करते हैं फ्राडे कांस्टेंट से इनटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कह सकते हैं चार्ज ऑन आयन, मॉलिक्यूल दिया है तो उसके ऊपर चार्ज, अगर सिंगल कोई आयन दिया है तो उसके ऊपर चार्ज, ठीक है। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखो, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनफाइनाइट कर दो, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो क्या हो जाएगा, बस साइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट लग जाएगा। और अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट में बात करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट में आते ही हम चार्ज की बात नहीं करते, चार्ज ऑन आयन की बात नहीं करते, एक्स फैक्टर की हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बस सिंपल आयनिक मोबिलिटी इनटू फ्राडे कांस्टेंट, फ्राडे कांस्टेंट यू नो ये वैल्यू होती है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। इस आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आयनिक मोबिलिटी से रिलेटेड, ये कनेक्ट कर देता है, वो यहाँ से निकालो ये दे देगा, ये निकालो ये दे देगा, ये निकालो ये दे, एक्स फैक्टर निकालो, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाला ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको हम स्मॉल टी से शो करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, नाम से पता चले ट्रांसपोर्ट, कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्चुअली, मतलब कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसमें आयंस होते हैं। अब वो आयंस होते हैं, आयंस की मूवमेंट होती है, तो आयंस की मूवमेंट से करंट होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी आती है उसके अंदर, ठीक है, करंट हमें मिलता है एक्चुअली। तो वो आयंस जो हैं वो कितना करंट कैरी करते हैं खुद के पास, मतलब एक आयन है Na+ मान लो और Cl-, ये आयंस खुद में कितना करंट कैरी करते हैं, वो उसका होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। ये जितना करंट कैरी करेंगे वो उनका ट्रांसपोर्ट नंबर। तो हम इसको T से शो करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
T अगर हम कैटायन के लिए देखें, ठीक है, हम Na+ के लिए देख, मान लो ये सब H+ मान लो, सबसे अच्छा एग्जांपल पानी और वाटर, ठीक है, सॉरी पानी और वाटर नहीं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। कैटायन कितना करंट कैरी कर रहा है अपॉन टोटल करंट, ठीक है। देखो लगभग तो फ्रैक्शन ही निकालते हैं हम, हर चीज़ का फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन क्या है कि हमें क्या दिया गया है और अपॉन में टोटल ले लो, बस। आगे बहुत सी चीज़ों को तो हम ऐसे निकालते हैं। तो कैटायन कितना करंट कैरी कर रहा है, तो हम आई से शो करेंगे, ठीक है, करंट कैरी कर रहे हैं ना, आई से शो करेंगे। तो इसी प्रकार से हम एनायन की बात करें तो एनायन Cl- है, कितना करंट कैरी कर रहा है टोटल में से देख लो, ठीक है, सिंपल। अगर हम इन दोनों को एडअप कर दें, T+ और T, कैटायन और एनायन को, इनको ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या है, कैटायन का है और हमारे पास एनायन का है। इनका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ गया, ऊपर भी ये आ जाएगा तो आ जाएगा 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, मतलब टोटल जो हम करंट मानते हैं, ठीक है, जो टोटल हम करंट, तो कैटायन का प्लस एनायन का इक्वल टू 1, ठीक है, +1। ये काम की इक्वेशन है। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो ये निकल जाएगा, ये वैल्यू पता है तो ये निकल जाएगा। एनायन का पता तो कैटायन निकल जाएगा, कैटायन का पता तो एनायन निकल जाएगा, ठीक है। काम की चीज़ है, काम आएगी, ठीक है। तो मतलब हम टोटल करंट को कितना मान रहे हैं, 1। आपकी इच्छा कितने मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो। तो उसमें एनायन का करंट मान लो, हमारे पास एनायन है, उसका करंट मान लो आया हमारे पास 0.566, तो बाकी इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक को मानकर अब उसके बेस पे हम करंट निकाले, तो इसका मतलब है जो करंट है वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब एक से कम ही होगा ना, दोनों का एडअप होकर 1 ही होगा, ठीक है। तो ये इसका हुआ, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर। अब इसमें हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के अलग अलग तरीके देखते हैं, ठीक है। देखो काफ़ी चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट नंबर क्या निकाला, ये कोई कैटायन होगा एनायन और ये टोटल, ठीक है। इसको अलग लिख दो, चाहे अलग से लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। किसी कैटायन या एनायन की कितना उसमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कितना करंट कैरी कर रहा है अपॉन टोटल करंट। अब हमें पता है कि जो आयन होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट करते हैं, जितनी वो हाई स्पीड से मूव करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगी। यहाँ पे हम चलो हम एक इधर बना लेते हैं, यहाँ पर Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है। अब इसमें Na हो या Cl हो, जितना ये ईजिली मूव करेगा, जितनी स्पीड के साथ मूव करेगा उतनी हमें करंट मिलेगा, ठीक है, उतना ही हमें करंट मिलेगा, यस। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट, अगर हम इसकी बात करें, करंट कैरी करता है, तो जितनी वेलोसिटी होगी उतना ही करंट होगा, तो हम इसको वेलोसिटी के इक्वल रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं इसको। तो अगर हमें वेलोसिटी दिया हो तो इसको हम कैटायन की वेलोसिटी अपॉन टोटल वेलोसिटी और एनायन की वेलोसिटी अपॉन टोटल वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी किसी चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो, वेलोसिटी, मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी तो ये होता है कि एक आयन कितना इजीली मूव कर पा रहा है। अगर यहाँ पे इजीली मूव कर पाए, देखो इससे अट्रैक्ट होगा, इससे रिपेल होगा, किसी से भिड़ेगा, कभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम, इसकी एनर्जी कम होगी, कभी हाई होगी। पता ही हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते करते कैसे बिहेव करते हैं। तो इसकी मोबिलिटी हाई है, तो अगर इसकी मोबिलिटी हाई है मतलब वेलोसिटी अच्छे से मूव कर रहा है, स्पीड में मूव कर रहा है, और स्पीड में मूव कर रहा है तो हमें ये करंट भी ज़्यादा देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी कैटायन की टोटल ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है अगर मोबिलिटी हाई है, मोबिलिटी कहीं ना कहीं आयनिक कंडक्टेंस से भी
आयनिक कंडक्टेंस से कनेक्ट होती है। आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है, कोई आयन कैसे मूव कर रहा है उसमें वो कंडक्टेंस क्रिएट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा, कंडक्टेंस लाएगा उसके अंदर, तो उसकी मोबिलिटी डिपेंड। और हमारे पास रिलेशन भी होता है जो हम आयनिक कंडक्टेंस और ये निकालते हैं इनटू एक्स फैक्टर और फैराडे कांस्टेंट। तो हमें ये रिलेशन पता भी है, और वैसे कॉमन से थोड़ा इमेजिनेशन का यूज करो कि आयन मूव करेगा तभी तो कंडक्टेंस मिलेगी। तो मोबिलिटी क्या है, मूवमेंट ही तो है एक टाइप से अगर कहो तो। और ये क्या है, आयनिक कंडक्टेंस। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लैम्डा प्लस कैटायन की आयनिक कंडक्टेंस, एनायन की कंडक्टेंस, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं एनायन की कंडक्टेंस और टोटल कंडक्टेंस कह सकते हैं। आप देखना इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। हमने पहले डिस्कस किया है, ग्राम इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस हमने पढ़ा था, मोलर आयनिक कंडक्टेंस हमने पढ़ा था। क्या था वो, मोलर में तो एन जो नंबर होता है स्टोइकियोमेट्री, आयनिक कंडक्टेंस प्लस आयनिक कंडक्टेंस, और हमने ग्राम इक्विवेलेंट में निकाला था। ग्राम इक्विवेलेंट में क्या था, ये तो था, ग्राम इक्विवेलेंट में हमने ये निकाला था, ऐसे लिख लो चाहे कैसे लिख लो। कंडक्टेंस दियो तो सी, मतलब कोई कंसंट्रेशन दियो तो सी यूज कर लेंगे। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पूछा तो इनफाइनाइट लगा देंगे, तो एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो हमारे पास ये लैम्डा कैटायन का मान लो, एनायन का मान लो, आपकी इच्छा है, और हमारे पास क्या गया, एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आ गई। तो हमने कंडक्टेंस को ट्रांसपोर्ट नंबर से कनेक्ट कर दिया, तो ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू मोलर कंडक्टेंस या ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ये आयनिक कंडक्टेंस। एक रिलेशन आ गया हमारे पास जो हमारे काम आएगा। कहीं आयनिक कंडक्टेंस दी हो, कोई कंडक्टेंस दी हो, तो ये रिलेशन हमारे काम आएगा, ठीक है। तो इतने टाइप से आपस में कनेक्ट हो गया ये। देखो चार्ज, करंट आयन की मूवमेंट से होता है, मूवमेंट क्या होती है, मोबिलिटी भी कह सकते हैं। मोबिलिटी होती है तो मतलब आयनिक कंडक्टेंस किससे क्रिएट होती है, आयन की मूवमेंट से, तो यहाँ वो आयनिक कंडक्टेंस आ गई, और एक ये लास्ट में हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इनको आपस में एक साथ लिख देते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी कुछ का भी उठा के दे सकता है। आयनिक मोबिलिटी दे दे, वेलोसिटी दे दे, यहाँ पे कंडक्टेंस पूछ ले, क्योंकि काफ़ी देखो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं इसको, कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपने पास पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर था, तो नॉर्मल तो ये अपने आप से आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैटायन एनायन एनीथिंग कोई भी यूज कर लेना। तो हम वेलोसिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम वेलोसिटी के कनेक्ट मोबिलिटी से कनेक्ट किया था। मोबिलिटी से कनेक्ट करने, देखो ट्रांसपोर्ट नंबर कितने टाइप से निकल सकता है, तो क्वेश्चन कैसे बना के दे सकता है इसके अंदर से, ठीक है। इसके बाद हमें आयनिक कंडक्टेंस से निकाला था, और इसके बाद हमने ये इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कर दो तो इनफाइनाइट भी हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट पे करना, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन तो एक ही बात है, एक ही आएगा, पर ध्यान रखना इसका, ये इसमें क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर को क्या इफेक्ट कर सकता है वो देख लेते हैं, कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा है टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर से हमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन की मूवमेंट बढ़ेगी, हमें पता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी एक कमाल की बात है कि हमें पता है कि ये इक्वल टू 1 होता है, हम इसको 1 रेशियो में लेते हैं ना, क्या तो ये 0.4 होगा तो ये 0.6 होगा, तो हम इस रेशियो में ले। अब 100 में लेना चाहो तो 100 में ले लो, ये 400 होगा तो ये 600 होगा, आपकी इच्छा है। तो हम 1 में इजी कैलकुलेशन के लिए 1 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात होती है कि अगर इसमें होता क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है ना, वो 0.5 की तरफ जाने की कोशिश करता है, इस वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करता है। इस वैल्यू की मतलब क्या है, अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 है, तो इसकी जो आयनिक कंडक्टेंस कितनी, 40%, और इसकी 60%, 50-50 है दोनों की, कैटायन और एनायन इक्वल है ना दोनों, तो दोनों चाहेंगे भाई इतना करंट मैं कैरी करूं, इतना करंट मैं कैरी करूं,
तो दोनों 50-50 चाहिए जीवन में कि भाई हाँ मेरे पास भी 50 हो और मेरे पास भी 50 हो, दोनों 50-50 चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम करंट इंक्रीज, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, अगर मान लो कैटायन की जो वैल्यू है 0.4 है, हमें पता है कि कैटायन की जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो 0.4 है, मतलब इसका जो करंट कैरी करना है वो 0.4 है, तो ये क्या करेगा 0.5 की तरफ भागे, मतलब मेरा 50% दो मेरे को, वो वाली बात करेगा, भाई मेरा 50% अपने को चाहिए। तो इस पे क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, ट्रांसपोर्ट नंबर कुछ भी मानो, वेलोसिटी कुछ भी मानो, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो ये चाहिए, इसका ट्रांसपोर्ट कैटायन का करंट कैरी करने का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उनको ये चाहिए, ठीक है। अब एनायन की बात करते हो, एनायन का 0.6 है, तो होगा क्या कि इसने ले लिया अपना 50%, तो भाई अब इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, ये तो 0.4 से 0.5 की तरफ जा रहा है, तो एक से ज़्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर सोडियम है वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, अपने वो करंट कैरी करने की जो पावर है वो बढ़ा रहा है, तो भाई Cl माइनस जो एनायन है उसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर टेम्परेचर 0.6 है तो ये 0.5 की तरफ आएगा, तो 0.6 है तो 0.5 की तरफ आएगा, तो आयन की जो मूवमेंट होगी या ट्रांसपोर्ट या करंट वो डिक्रीज होगा, सिंपल। दोनों 0.5 की तरफ जाना चाहेंगे, अगर ये 0.5 की तरफ जा रहा है तो ये अपने आप को रिड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल होना है ना दोनों को। और वैसे भी अगर आप कॉमन थोड़ा यूज करो, Na+ है, Cl- है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में एक ही बात होगी, Na है वो सोडियम क्लोराइड से अट्रैक्ट होगा, अपने आप को रिपेल करेगा, कहीं कोलाइड होगा, सेम केस Cl की, तो 50-50 है दोनों के, तो दोनों 50 की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट आयन को वो है नेचर ऑफ काउंटर आयन, नेचर ऑफ काउंटर आयन। अब हम थोड़ा सा पहले पीछे चलेंगे, जो हमने डिस्कस किया था, कोलराउस लॉ डिस्कस किया था, हम इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज निकालते थे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हम इनकी वैल्यूज निकालते, भाई इनकी कंडक्टेंस कितनी होगी, तो हम कहते थे इसके साथ वाले पे कोई डिपेंड नहीं करता, ही इसकी कंडक्टेंस जो यहाँ है वो उतनी यहाँ होगी, ठीक है। हम ये बताते हैं कि इंडिविजुअल इनकी हम बात करते हैं, और बात सही भी है, ये जितना कैरी करेगा उतना ही कैरी करेगा, चाहे किसी के साथ कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है। लेकिन ये चीज यहां नहीं होगी, इसमें मैटर करेगा कि साथ में है कौन। जैसे क्योंकि इक्वेशन देखो क्या है इसकी, अगर मैं कैटायन की बात करूं तो टोटल करंट की बात करते हैं हम, टोटल करंट लेते नीचे, तो ये आ गया ना, तो साथ में जो भी है वो भी तो आएगा, ठीक है, साथ में जो भी है वो भी तो आएगा। जैसे देखो अच्छा से एग्जांपल लेते हैं, HCl है, NaCl है, ठीक है, मुझे ये देखना कि हाइड्रोजन कितना करंट कैरी करता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्ट नंबर, हाइड्रोजन का करंट प्लस Cl का करंट, यहां देख लेते हैं हम, ठीक है। तो चलो हम Cl का भी ले लेते हैं, Cl का करंट देते हैं टोटल, तो Cl का, हाइड्रोजन का और Cl का करंट यहां देखते हैं। सोडियम का करंट, सोडियम टोटल करंट ले लेते हैं, या हम Cl का ले लेंगे, Cl का करंट, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों का करंट सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो आएंगे कि Na और हाइड्रोजन कैसे बिहेव करते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन की मूवमेंट, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाइड्रोजन और एल्कलाइन OH- इसकी जो
मूवमेंट होती है अदर जितने भी आयंस हैं उनके कंपैरिजन में 5 to 10 मोर होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि कैसे ये इनकी जो स्पीड है वो औरों से तेज होती है। तो इसका मतलब है इसकी स्पीड तेज है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका करंट भी ज़्यादा होगा। इसका करंट ज़्यादा है तो नीचे की वैल्यू ज़्यादा, तो क्लोरीन की वैल्यू क्या आएगी? कम। नीचे वैल्यू ज़्यादा तो वैल्यू कम। यहाँ हाइड्रोजन और सोडियम में ज़्यादा फास्ट कौन मूव करेगा? हाइड्रोजन। सोडियम स्लो मूव करेगा, स्लो मूव करेगा तो नीचे की वैल्यू कम, और नीचे की वैल्यू कम तो क्लोरीन की जो करंट कैपेसिटी है वो ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर चलो ऐसे भी नहीं आया तो हम ऐसे देख लेते हैं। साइज का तो फर्क पड़ता है यार। अगर हाइड्रोजन है एक तरफ और एक तरफ Cl है, ये देखो ये मूवमेंट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, पहले स्प्लिट हो गए, अब आयंस में स्प्लिट होने के बाद ये मूवमेंट करेंगे तो आपस में कोलाइड भी तो करेंगे कोलाइड, और कोलाइड करेंगे तो इनको ये पता है ना कि अपने ये छुटकू सा है, ये बड़ा है, तो हमें कंडक्टेंस अलग से दिख रही है कि कितना ये चार्ज करंट कैरी करेगा। और यहाँ अगर हम बात करें, इस सॉल्यूशन बात करें, तो यहाँ पर अपने पास एक तरफ Na है और एक तरफ Cl है। साइज में फ़र्क आ गया ना, साइज में फ़र्क आएगा तो Cl यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट करेगा, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट करेगा वो, क्योंकि साइड में छोटू है और यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, ये छुटकू, ये बड़े में या छोटे में, ये कह सकते हो आप। तो ये इसकी साइज़ बड़ी है तो इसकी मूवमेंट स्लो होगी, क्योंकि देखो अगर साइज़ बड़ी है तो बड़ी बड़ी साइज टकराएंगे तो स्लो ही होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा, ऐसे भी लगा सकते हो कि साथ वाले का इफेक्ट पड़ता है कि साथ में कौन है। ठीक है, तो ये जो सेकंड फैक्टर इफेक्ट है ये करता है कि नेचर ऑफ काउंटर आयन पे डिपेंड करता है। तो हमारे 3 कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आयनिक स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट टोटली कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमें CH3CONA की हमें मोलर कंडक्टेंस दी गई है, सोडियम एसिटिक एसिड की हमें मोलर कंडक्टेंस दी हुई है, HCl की हमें दी हुई है, हमें नेगेटिव एनाइन की हमें करंट पता है कि कितना दे रखा है HCl के लिए, और CH3CONA के हमें करंट दे रखा है, और हमें पूछा है कि मोलर कंडक्टेंस इसकी निकालो। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इसकी निकालो, तो हमें पता है, तो सबसे पहले हमें इसका निकालना है ना। क्या होता है मोलर कंडक्टेंस? भाई कितना है, स्टोइकियोमेट्री कितना है कैटायन की, मल्टीप्लाई उसकी आयनिक कंडक्टेंस कैटायन की, एनायन का स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई उसकी आयनिक कंडक्टेंस, ये हमें चाहिए इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें पहले ये चाहिए, ये तो देखो ये तो 1 1 है, CH3CO हमारे पास ये माइनस ये प्लस स्प्लिट होगा इसमें, ये 1 है ये 1 है, तो हमें पता ये चाहिए, हमें ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे इसका सिंप्लीफाई करके लिखे तो हमें CH3CO माइनस चाहिए, और ये हमारे पास 1 है, ये 1 ही है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, नॉट चार्ज, ये स्टोइकियोमेट्री होता है ये 1। अगर NaCl है तो 1 1, अगर CaCl2 है तो Ca की स्टोइकियोमेट्री 1 और Cl2 की 2। यह भी हमारे पास हाइड्रोजन 1 ही है तो, और इसकी आयनिक कंडक्टेंस ये हमें चाहिए, तब हमारे पास इसकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, हमें इसकी मोलर कंडक्टेंस दी गई है, इसकी दी गई है, ये दिया गया है और ये हमें दिया गया है। ठीक है, मैंने रिलेशन बताया था आपको, ट्रांसपोर्ट नंबर आयनिक कंडक्टेंस अपॉन में कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस जो दी हो। ठीक है, हमें किसका चाहिए पहले इसका देख लेते हैं। तो हमें किसकी चाहिए, CH3 ये है तो यहाँ भी Ni नहीं आएगा, और अपन में कंडक्टेंस दी गई है हमें, ये रही कंडक्टेंस 91.91 इंटू 10⁻⁴। हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये भी दी गई है ना, देखो ये रही, तो ये भी हमें दी गई है 0.556।
आ गई, वैल्यू पुट कर देना, आ गई, ठीक है। दूसरी चाहिए हमें एच की, एच की भी सेम ही हो जाएगी, ठीक है। वापस फॉर्मूले लिखते हैं अपने पास, यहाँ पे हम एच लिख देते हैं, यहाँ पे हम किसकी कंडक्टेंस लिख देते हैं, आयनिक एच की, और हमें किसकी दी गई, HCl की, ठीक है, क्योंकि हमें H चाहिए, तो ये रहा HCl। तो ये भी दिया गया है, देखो ये रहा, सॉरी हमें ये दिया गया नहीं, हमें इसको निकालना पड़ेगा, T माइनस है, ठीक है। इसका मतलब हमें Cl की वैल्यू दी गई है, तो Cl की निकालेंगे तो H की भी आ जाएगी, तो ये हमें Cl की दी गई है, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू हमारे पास है Cl की। तो हमें कितनी वैल्यू दी गई है, 0.179, ये निकालना है, और ये भी हमें दिया गया है, ये रहा 426.15 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से लैम्डा Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है, आ गया, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, नेगेटिव हमारे पास ये दिया गया है। अब ऐसे भी तो कर सकते हो यार, अगर हमें ये दिया गया है, कैटायन का दिया गया, तो हमारे पास H प्लस आ जाएगा ना। अरे ये रहा रिलेशन यूज कर लेते हैं ना, दिमाग से निकल गया। अगर हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं Cl की 0.1791, तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 1 माइनस 1 पॉइंट, तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की आ जाएगी डायरेक्ट यार, क्यों इतनी मल्टीप्लिकेशन करना। 1 माइनस 0.179, बस इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास हाइड्रोजन की कंडक्टेंस यहाँ पुट कर देंगे यहाँ, और हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये यूज हुआ इसके अंदर, वो इक्वेशन यूज हुई और मोलर कंडक्टेंस यूज हुई है। तो इसमें एक और इक्वेशन देखते हैं, चलो ठीक है। तो हमें वापस कंडक्टेंस दी गई है कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड की, ये रही, इसकी हमें एनायन कितना करंट कैरी करता है, मतलब Cl माइनस कितना करंट कैरी करता है, वो भी दिया गया है। हमें ये पूछा है और हमें ये पूछा है, सिंपल। अगर हमें ये दिया तो ये निकाल लेंगे, तो क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें पता ये होता है, इसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। तो अगर हमें Cl माइनस का पता है, अगर हमें Cl माइनस का पता है, तो हमारे पास पोटेशियम कितना करंट कैरी करता है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 0.495, ठीक है। अच्छा ओके, हमारे पास इसकी पहले ट्रांसपोर्ट नंबर है, ठीक है, ये भी काम आएगा। आयनिक कंडक्टेंस, वो फॉर्मूला यूज करते हैं अभी जो हमने यूज कर रखा था, क्योंकि हमें ये दे रखा है, इसका यूज करते हैं ना। तो मेरे पास पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट नंबर, इसकी आयनिक कंडक्टेंस अपॉन में इसकी मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। Cl के लिए यूज होगा और K पोटेशियम के लिए यूज होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर हमें पता है 0.495, ये हमें निकालना है, और ये हमें दिया गया है 130। आयनिक कंडक्टेंस पोटेशियम की आ गई हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी मोबिलिटी निकालना है, ठीक है। अब इसकी हमें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बस आगे क्या करना है, आगे भी कुछ नहीं करना। मोबिलिटी का रिलेशन बताया था हमने, एक आयनिक कंडक्टेंस और मोबिलिटी का रिलेशन होता है, मोबिलिटी इंटू एक्स फैक्टर चार्ज ऑन आयन और इंटू फेराडे, बताया था ये, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेशियम का निकल के आ गया था, क्योंकि पोटेशियम का पूछा, क्लोराइड का पूछता तो क्लोराइड का निकाल लेते। ये हमारे पास निकल के आ गया, ये हमें निकालना है। KCl है, इस पर टोटल चार्ज कितना होता है 1, तो KCl का चार्ज होता है 1 एक्स फैक्टर, और फ्राइडे कितना होता है, एक फ्राइडे में इतना कूलाम, सोल्व कर लो तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ Ag+ एंड NO3- आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन
ऑफ AgNO3 इज 0.92। हमें वेलोसिटी का रेशियो दिया गया है, ठीक है, 0.92। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस R, मतलब इसकी ट्रांसपोर्ट नंबर निकालो, ठीक है। लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट, तो हमें वेलोसिटी दिया गया है ना, तो वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर Ag प्लस Vag टोटल, ठीक है। हम रेशियो निकालना है, चलो ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर दें, इजी हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बहुत केसेस में ऐसा करते हैं कि सॉल्व करने के लिए, जब इसको डिवाइड करेंगे, ये गया ये गया, क्या आ गया हमारे पास v, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखो तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी हमें दे रखा है, ये रहा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज 0.92। ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो इसकी जगह हम ये लिख दें, चलो इसके साथ थोड़ा ये वैल्यू 0.92 दे रखी है, ठीक है। हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने ना दोनों के, एक आ गया तो दूसरे का भी आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.92 मल्टीप्लाई किससे कर दिया, NO3 से, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया, चलो ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं हम वापस, वो जो स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ देखी थी, ये यूज़ कर लेते हैं। ये कितना है, Ag प्लस, और ये किसका है, इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 0.92 NO3 माइनस प्लस, कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.92 प्लस 1 इक्वल टू 1, आ गया हमारे पास 1/1.92। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और इसको 1 से माइनस कर दो तो हमारे पास Ag के ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। इजी है, देखो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन अगर आप ध्यान दो, हमें रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया हो किसी भी चीज़ का तो नीचे से नीचे कट जाएगा, तो ये v की जगह मोबिलिटी तो हो सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब आयनिक कंडक्टेंस भी हो सकता है, इसका भी रेशियो दिया दे सकता है ये, ठीक है। इसका मतलब देखो, अगर डायरेक्ट रेशियो तो डायरेक्ट इसकी इक्वल रख दो, अगर वेलोसिटी का, मोबिलिटी का या आयनिक कंडक्टेंस का किसी का भी रेशियो दिया गया हो, इसके इक्वल रखो तो ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम दे रहे हैं कि इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन इज 0.463, हमें ट्रांसपोर्ट नंबर दिया गया है किसका, सोडियम का 0.463, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, सॉल्यूशन NaCl इन मेथेनॉल, तो NaCl है तो Cl का कितना आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट लिख लेते हैं 0.537, ठीक है। फाइंड आउट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है HCl इन मेथेनॉल, मतलब हमें ये पूछा है, ठीक है। तो अगर हम चलो ठीक है, हमें NaCl की वैल्यू दी गई है, कंडक्टेंस की, NaCl की कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है हमें, NaCl की 96.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमें HCl की भी दी गई है, ठीक है। इनफाइनाइट पे है 192, और ये पूछा है हमसे, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ करें, सबसे पहले जो क्लोरीन है ना, देखो क्लोरीन दोनों में कॉमन है, इसकी आयनिक कंडक्टेंस निकाल लें क्लोरीन की, क्योंकि आयनिक कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है।
ट्रांसपोर्ट नंबर जो करंट कैरी करता है वो तो डिपेंडेंट होता है, पर आयनिक कंडक्टेंस तो इंडिपेंडेंट होती है, हमने पढ़ा था कोलराउस लॉ में। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसकी आयनिक कंडक्टेंस अपॉन में इसकी कंडक्टेंस कितनी दी गई है, ये लेते हैं सबसे पहले। हाँ ये लेंगे क्योंकि हमें HCl की क्या बोलते हैं, इनकी दोनों की ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं पता है दोनों की। ये वैल्यू लेंगे 96.9। ठीक है, ये वैल्यू ले ली और यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट नंबर हमें दिया गया है 0.537। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी आयनिक कंडक्टेंस आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो HCl की हमें कंडक्टेंस दी हुई है, तो HCl की अगर हमें कंडक्टेंस दी हुई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, HCl की जो कंडक्टेंस है, तो हम मोलर कंडक्टेंस दी गई है तो हम लिख देते हैं ऐसे, इनफाइनाइट प्लस Cl माइनस की आयनिक कंडक्टेंस लिख सकते हैं। रिमेंबर, इसमें Cl की और इसमें Cl की आयनिक कंडक्टेंस सेम होती है। आयनिक कंडक्टेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड करता है। हमने देखा, समझा, ठीक है, इसको कोलराउस लॉ में समझा था इस चीज़ को, और ट्रांसपोर्ट नंबर को आज देखा है। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है, ये रही 192। HCl कितना H, 1 ही है। ठीक है, Cl कितना है, 1 ही है। और आयनिक कंडक्टेंस हमारी यहाँ पे कुछ निकल के आई थी, हम उसको x मान रहे हैं। ठीक है, आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास H प्लस की कंडक्टेंस, H प्लस की आयनिक कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व किया, यहाँ पुट किया, जो भी आया इसकी वैल्यू यहाँ पुट की। अब यहाँ से हमारे पास इसकी आयनिक कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसकी आयनिक कंडक्टेंस हमारे पास आ गई जो हमें चाहिए थी। तो हम ऐसे कह सकते हैं H प्लस, और हमारे पास इसकी आयनिक कंडक्टेंस और अपॉन कितनी इसकी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस दी गई है HCl की, ये यहाँ से निकल के आ जाएगी। मान लो y कोई वैल्यू निकल के आ गई और इसकी कंडक्टेंस हमें पता है 192 आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर, और इसका आ गया तो इसमें Cl माइनस का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। आपको उस फॉर्मूले का यूज क्या पूछा है ये पता होना चाहिए। इसमें ध्यान दो तो आपके पुराने कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए जो हमने पहले पढ़े हैं कंडक्टेंस में, मोलर कंडक्टेंस ये वाला, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, इससे है कि ये बात देखो, इसमें कितना ध्यान देने वाले कि जो आयनिक कंडक्टेंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। Na की जो आयनिक कंडक्टेंस, Na कैसे मूव करेगा वो Cl पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी कंडक्टेंस एक्चुअली, लेकिन ट्रांसपोर्ट नंबर कितना करंट कैरी करेगा वो डिपेंड करेगा। ये हमने कोलराउस लॉ में इस चीज़ को समझा था और आज हमने ट्रांसपोर्ट को समझा। दोनों कनेक्टेड है और कितने आगे पीछे का फर्क है, कहाँ पे कोलराउस था, कहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तभी मैं कहता हूँ कि इसमें आप एक छोटी सी भी लाइन को मिस नहीं कर सकते। जब आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं ना, आप एक छोटी सी लाइन को भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, उसको मिस करने से एक क्वेश्चन नहीं होगा और बहुत से नहीं होंगे एक्चुअली। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट तभी क्लियर होते हैं। हो गया, तो हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए इसके ऊपर, आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर को हमने समझ लिया। इसकी बेस पर पार्ट बी में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास क्या तो 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से हमारे पास आ जाता है, लगभग आ ही जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर को समझ लिया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, क्योंकि वो देखो वो चीज़ों को जोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें से उठाया, इसमें से उठाया, इसमें से उठाओ, अब एक नए फॉर्मूले लगाओ इसकी वैल्यू और आंसर निकालो। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया है, आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा।